जी, तो जैसे मैं कह रहा था कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नतीजे में जो दो बड़े सवालात आए साइंस के सामने, वो ये थे कि इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा जानवर कहाँ से आ गए। और दूसरा मसला जो सबसे बड़ा था वो ये था कि जो जानवर एक जानवर से दूसरे जानवर के दरमियानी अरसे में जो जो आधा कुछ और आधा तीतर आधा बटेर किस्म का जानवर होता है वो कहाँ गया। और जैसे मैंने पहले कहा कि डार्विन ने ना सिर्फ इस चीज़ को माना, कबूल किया, बल्कि साफ ही कहा कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन उसने उसकी कोई यानी इंतहाई कोई फजूल किस्म की कोई तावील नहीं की, कोई दलील नहीं दी। उसने माना कि बहुत बड़ा मसला है और जो आज तक मसला है साइंस के सामने, जो बराह रास्त इनकार करता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि लोग जो है वो उसको एक दीनी के तौर पे पेश करते हैं। अगला मेरा सवाल जो है वो भी बहुत अहम है साइंस के लिए और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मानने वालों के लिए। वो ये है कि ये लोग ये कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन के ज़रिए एक जानवर जो है वो दूसरे में तब्दील होता है। उसका अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करूँ वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक जगह जंगल में ज़राफ़े हैं बहुत सारे, और वहाँ पे जो दरख्त पाए जाते हैं वो इतने ऊंचे हैं कि वहाँ पे ज़राफ़ों का मुंह वहाँ तक नहीं पहुँच सकता उनको खाने के लिए। तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि कुछ जो ज़राफ़े हैं वो तो भूख से मर जाएंगे क्योंकि वो खाना उनको नहीं मिलेगा। तो इसको वो कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जो थ्योरी कहती है कि जो नेचर है, ये फितरत है, वो खुद ब खुद जो है वो फैसला करती है कौन ज़िंदा रहेगा और कौन नहीं रहेगा। और जो ज़िंदा रहेगा वही रहेगा जो हालात का मुकाबला कर सकता है। तो एक तो ये चीज़ होगी कि नेचुरल सिलेक्शन, जो कि इनकी काफ़ी हद तक बात ठीक भी है, मानी मानी जा सकती है। लेकिन अगला जो बात वो करते हैं वो कहते हैं म्यूटेशन के ज़रिए आप अपना जून या अपनी नस्ल बदल लेते हैं। यानी वो जो बाकी ज़राफ़े बच जाएंगे जो सेहतमंद होंगे, वो किसी ना किसी तरीके से अपने अंदर तब्दीलियां पैदा करके अपनी गर्दन को लंबा कर लेंगे या अपने कद को लंबा कर लेंगे ताकि वो आ, उस दरख्त तक पहुंच सकें जहां पे वो पहुंचना चाहते हैं और पत्ते खाना चाहते हैं। अब ये जो बात है, ये महसूस की थी उसने, डार्विन ने। उसने ये महसूस किया था जब वो साउथ अमेरिका ग्लोपिकल्स आइलैंड, जो एक जगह का नाम है, मुख्तलिफ जजीरे हैं, वहाँ पे गया। तो उसने भी ये चीज़ महसूस की कि बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, या उनको फेजेंट्स कहते हैं, लेकिन चले उनको हम आम लफ्ज़ों चिड़िया के नाम से उनको हम बात को आसान करने के लिए कह देते हैं। तो मुख्तलिफ जो जजीरे थे उसमें एक ही नस्ल की चिड़ियाँ जो थी उनकी चोंचों में उसने फ़र्क महसूस किया सबसे पहले। मसलन एक जो जजीरा था उसकी चिड़िया की जो चोंच थी वो थोड़ी सी लंबी थी और नुकीली थी। अगला जो जजीरा था उस पर वही चिड़िया पाई जाती थी, लेकिन उसकी जो चोंच थी वो थोड़ी सी भद्दी और छोटी थी और मोटी थी। तो जब उसने इस पे गौर किया तो उसके सामने ये चीज़ सामने आई कि जो जहाँ पे चोंच चिड़िया की लंबी थी, वहाँ पे चिड़िया के सामने मसला ये था कि उसको ज़मीन से खोद के अपना खाना निकालना पड़ता था। तो उसके लिए चोंच वाली जो थी एक नोक वाली चोंच दरकार थी। लेकिन जहाँ पे दूसरी चिड़िया पाई जाती थी जिसकी चोंच मोटी थी और भद्दी थी, वहाँ पे शायद उसको दाना चुगना पड़ता था या किसी जानवर को पकड़ के मार के उसको खाना पड़ता था। तो उसके लिए उसको वो जो नुकीली चोंच थी वो दरकार नहीं थी। तो वहाँ से फिर उसके जहन में ये आइडिया आया कि ये जो जानवर हैं ये शायद पहले एक ही तरह के होते होंगे। तो बाद में जब जानवरों की ये ज़रूरियात तब्दील हुई, जब उनको फील हुआ कि हमें इस अपने आप को तब्दील करना चाहिए, तो वो फिर तब्दीली का सबब बना, उससे फिर एक जानवर बना। तो यानी जैसे उसने पहले कहा कि पहले जेलीफिश थी, उसके बाद फिर मछलियाँ वजूद में आई, उसके बाद फिर मेंढक बने, और जो समुद्री छिपकली है वो बनी, और उसके बाद फिर वो मगरमच्छ बन गए, और मगरमच्छों से फिर वो सांप और ये चीज़ें बनी। उसके बाद फिर बंदर, इंसान, यानी वो जानवर जो बच्चे देते हैं, फिर वो उसमें तब्दील हुए। तो यही बात अब साइंस भी करती है कि जब जानवर वो जानवर जो बच जाता है नेचुरल सिलेक्शन से, यानी जो जो जानवर मारा जाएगा वो तो मारा गया, जो हालात का मुकाबला नहीं कर सकेगा, भूख का मुकाबला नहीं कर सकता, या वो किसी जंगली दरिंदे के हमले का मुकाबला नहीं कर सकता, वो तो मारा गया, ठीक है। अब जो बाकी बच गया है वो अपने बचने का सामान करेगा। यानी जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि एक जानवर था ज़मीन पे और वो किसी शेर के हमले से या किसी ऐसे जानवर के हमले से जो उसको खा जाता था, वो उसका जब कोई उसका मुकाबला नहीं कर सका तो उसने अपने पर निकाल लिए और उसने फिर उड़ना शुरू कर दिया।
यानी ये बात बयान की जाती है। लेकिन अगर आप जायज़ा लें और अगर आप देखें, या जैसे मैं देखता हूँ, आज की जो साइंस है, और वो इस अमल को कहते हैं म्यूटेशन का अमल, यानी जानवर में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ पैदा होना शुरू होती हैं। जैसे मैंने आगे मिसाल दी कि अगर बंदर से इंसान बनेगा तो आहिस्ता आहिस्ता, पहले फ़र्ज़ करें उसकी एक उंगली तब्दील हो जाएगी या उसका पाँव तब्दील हो जाएगा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। 5% इंसान हो जाएगा, फिर 10% हो जाएगा, फिर 20%, फिर करते 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 वो इंसान बन जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत लंबा अर्सा दरकार है। लेकिन इस म्यूटेशन के अमल में जो सबसे बड़ा मसला है, और जो साइंस ही हमें बता रही है आज, वो मसला ये है कि आप नेशनल ज्योग्राफिक देखिए या ऐसे प्रोग्राम देखिए जो आज हमें जानवरों की ज़िंदगी के बारे में बताता है, और इसको आप इंसानों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो ये है कि ऐसा कोई भी बच्चा जब किसी भी जानवर के यहाँ पैदा होता है जो मुकम्मल तौर से उस जानवर के ख़ानदान के साथ मुताबिकत ना रखता हो, जिसको हम अजीबुल खलकत कह सकते हैं, या उसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, कोई बकरी का बच्चा पैदा हुआ है, उसके 5 टांगे हैं या 3 टांगे हैं, या उसके 4 सींग हैं, या उसके सींग ही नहीं है, या उसका मुंह अजीब तरह का है, हमें नहीं पता कि ये बकरी है, ये क्या है, तो साइंस ही हमें ये बताती है कि उसका तो पहले बचना ही महाल होता है, वो बच ही नहीं पाता, तो वो अवाइल उम्री में ही मर जाता है। उसका सिस्टम जो है, उसके ख़ास तौर पर जो उसका इम्यून सिस्टम है, वो बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ये इस मरहले से वो बच जाए, वो अवाइल उम्री में ना मरे, तो बाद में जो जंगल में जो रेवड़ है, उस जिसमें वो पैदा हुआ है, वो उसको कबूल करने से इनकार कर देता है। इसकी जा बजा मिसालें आपको, आप देखिए जानवरों के प्रोग्राम आपको उसमें मिल जाएंगी कि बीमार जानवर हो गया है या उसकी टांग एक नहीं है, प्रॉपर चल नहीं सकता, उसकी वो जो फिर रेवड़ है उसको कोशिश करता है कि वो उसको साथ ना रखे, उसको अलग कर दे। अच्छा, अगर इस मरहले से बच जाए तो फिर वो जंगली जानवरों की खुराक बन जाता है, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं वो हमेशा ऐसे ही जानवरों पे हमला करते हैं, या उनको खाना खाते हैं जो इजीली उनके काबू आ जाते हैं। और ये मैंने बकरी की तो आपको मिसाल दी, आप इसको तमाम जानवरों में आप जाके देख लीजिए, बंदर में देखिए, शेर में देखिए, हाथी में, चीते में, हर जानवर में आपको यही चीज़ मिलेगी कि जो जानवर नॉर्मल नहीं होता उसके मरने के या उसके जल्दी मरने के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं। बीमारी से बच जाए तो उसका रेवड़ उसको कबूल नहीं करता, रेवड़ कबूल कर ले तो जंगली जानवरों के हमले का शिकार हो जाता है। लेकिन इससे भी एक अहम मरहला तब आता है जब मिलाप का मौका आता है। ये साइंस हमें अच्छी तरह बताती है कि जब मिलाप का मौका आता है और जो मादा है उस मखसूस रेवड़ की, वो रेवड़ कोई भी हो सकता है, उसकी मादा जो है, पहली बात तो ये है कि वो ऐसे किसी नर को कबूल ही नहीं करती कि जो किसी भी लिहाज से मुकम्मल ना हो। और फिर उससे बड़ा मरहला एक सामने आता है कि मादा से मिलाप करने के लिए बाकायदा नरों में मुकाबला होता है, और जो सबसे ताकतवर नर है या जो सबसे बेहतरीन नर है, जो अपने आप को साबित कर पाता है, दूसरे नरों को मार के भगा देता है, वही जाकर मादा से मिलाप करता है, उसकी नस्ल आगे फिर बढ़ती है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि चलें एक दफ़ा तो हम इत्तेफाक मान सकते हैं कि एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि जो नॉर्मल नहीं था, म्यूटेड जिसको हम कहेंगे, जो नॉर्मल नहीं था, और वो बीमारी से भी बच गया, उसको रेवड़ ने भी कबूल कर लिया, वो जंगली जानवरों का भी वो हिस्सा नहीं बना, उनके हत्थे नहीं चढ़ा, और फिर उसने नरों को भी हरा दिया और उसने मादा से मिलाप भी कर लिया। ये एक दफ़ा तो चीज़ मानी जा सकती है, लेकिन जहाँ पे हज़ारों लाखों जानवर हों, वहाँ पे ये बात नहीं मानी जा सकती कि ये वाक़या बार बार हुआ होगा और इस तवातर से हुआ होगा कि उस म्यूटेड जानवर का करते करते और नस्लों बाद, एक दफ़ा नहीं नस्लों बाद जाके एक नई नस्ल बन गई होगी। ये नहीं माना जा सकता, क्योंकि साइंस हमें ये बताती है कि ये मुमकिन नहीं है। आप इंसानों में इसकी मिसाल देख सकते हैं कि जो अंधे लोग पैदा होते हैं, जो लंगड़े हैं, जो लूले हैं, या जिनको पोलियो हो जाता है, या जो दिमागी तौर पर थोड़े से वो एक ख़ास मेयार अपना रखते हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि आप किसी भी चीज़ में एक्सेप्शंस या एक असूल से हट के कुछ चीज़, एक मिसाल तलाश कर सकते हैं, लेकिन वो एक या दो मिसालें होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। जैसे रिचर्ड डॉकिंस की मिसाल आप देख सकते हैं कि वो माजूर भी थे, बेशुमार बीमारियों से वो लड़ते भी रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो साइंस पे अपना नाम पैदा किया, आज उनको साइंटिस्ट ऑफ द सेंचुरी के सदी का साइंसदान कहने को तैयार है। तो ये आपको हर जगह नज़र नहीं आएगा। अक्सर आपको ये नज़र आएगा कि ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। और जानवरों में चूँकि
अखलाक और प्यार और मोहब्बत के जो दायियात हैं वो बहुत कम हैं, तो इसलिए वहाँ पे साइंस हमें ये बताती है कि इस बात को माना नहीं जा सकता कि एक जानवर जो है वो अजीबुल खलकत पैदा हुआ और फिर वो इस काबिल हुआ कि उसने मादा से मिलाप किया, फिर उनका जो बच्चा हुआ वो भी अजीबुल खलकत था, और यूं बार बार ये अमल हुआ और करते 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 भेड़ से भेड़िया बन गया, ये भेड़िए से कुछ और चीज़ बन गई। ये साइंस हमें बताती है कि मुमकिन नहीं है। तो मेरा फिर सवाल साइंस के मानने वालों से ये है कि जब म्यूटेशन को साइंस खुद ही उसका इनकार करती है, तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि म्यूटेशन के ज़रिए एक जानवर से इतने हज़ारों या लाखों जानवर बन गए हों? ये पॉसिबल ही कैसे है? उसके बाद जो सबसे अहम मरहला है वो है डीएनए का। अब ये सब्जेक्ट जो है ये बड़ा खुश्क भी है और ये जो है ये थोड़ा सा पेचीदा भी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको जितने सादा अल्फाज में बयान कर सकूँ करूँ, और इसके मुताबिक ही आपको बताने की कोशिश करूँ और सवालात की शक्ल में, कि डीएनए का मसला सामने आ जाने के बाद तो ये बात कहना किसी भी शख्स के लिए जो अक्ल के किसी भी दरमियाने दर्जे पर फायज हो, उसके लिए बात तो कहना ही मुहाल हो जाता है कि ज़िंदगी एक तो खुद ब खुद वजूद में आ गई, और दूसरा ये कि एक जानवर से इतने सारे जानवर बन गए। डीएनए क्या है? साइंस हमें ये बताती है कि जो सबसे बुनियादी किसी भी जानदार का हिस्सा हो सकता है वो सेल है। मैं एक इमारत की मिसाल आपको साथ साथ दूंगा ताकि मेरी बात वाज़ेह हो जाए। जैसे इमारत है, इमारत में लाखों करोड़ों ईंटें लगी होती हैं, तो जो इमारत का बुनियादी तरीन हिस्सा होगा वो एक ईंट होगा। तो साइंस हमें ये बताती है जो डीएनए है वो सेल में पाया जाता है। डीएनए क्या है? डीएनए उस साजो सामान की तफसील है जिससे मिलके एक सेल बनेगा। मसलन एक ईंट का डीएनए क्या हो सकता है? एक ईंट का डीएनए के लिए हमें मिट्टी चाहिए, उसके लिए फिर हमें आग चाहिए या हरारत चाहिए उस मिट्टी को पकाने के लिए, और पकाने से पहले कोई एक सांचा चाहिए कोई, या एक ख़ास किस्म की शेप का कोई एक ऐसा आला चाहिए कि मिट्टी को ईंट की शक्ल में बदला जा सके। तो ये एक ईंट का डीएनए हो गया। यानी ऐसी चीज़ें जिनसे मिल के ईंट बनेगी उसको हम ईंट का डीएनए कहेंगे। तो अब साइंस हमें ये बताती है कि 20 या 21 मुख्तलिफ किस्म के केमिकल पाए जाते हैं इस दुनिया में, या इस हमारा जो एक एनवायरनमेंट है, एक माहौल है, उसके अंदर 20 केमिकल पाए जाते हैं। उनको वो अमीनो एसिड का नाम देती है। अब अमीनो एसिड जो हैं ये मिल के प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन जो है यानी एक जो सेल है वो दर्जनों प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। यानी इंसान का तो एक बुनियादी हिस्सा हो गया ना सेल। अब उस वो सेल खुद किस चीज़ से बना है वो साइंस हमें ये बताती है कि वो मुख्तलिफ प्रोटीन से मिलकर बनता है, दर्जनों प्रोटीन से। और साइंस हमें मज़ीद फिर उसकी तफसीलें बताती है कि जो एक प्रोटीन है वो तकरीबन या कह लीजिए 4 मुख्तलिफ अमीनो एसिड से मिलकर बनती है एक जो प्रोटीन है। यानी 20 मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको आप अमीनो एसिड कह सकते हैं। इन 20 केमिकल्स में से 4 मखसूस मिकदार में केमिकल मिलेंगे तो एक प्रोटीन बनेगी, और दर्जनों प्रोटीनें बनेंगी तो एक सेल बनेगा। और अगर आप इंसानी जिस्म की बात करें तो एक नॉर्मल इंसान में तकरीबन 37 खरब 37 ट्रिलियन जो है वो सेल पाए जाते हैं एक इंसान में। तो मैं आपको सिर्फ अभी एक सेल की बता रहा हूं कि एक सेल कैसे बनता है। और साइंस हमें यह बताती है कि ये एक सेल का बनना है
माफ़ी चाहता हूँ, उससे भी नीचे आइए, एक प्रोटीन का बनना है, यानी एक जो प्रोटीन 4 मुख्तलिफ अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, क्या वो खुद ब खुद बन सकता है प्रोटीन? यानी 20 सेल है ना, 20 केमिकल्स हैं, और 20 केमिकल्स को अगर आप मुख्तलिफ अंदाज से मिलाएं, उनकी फिर हर केमिकल की मकदार कम या ज़्यादा करें, तो उससे हज़ारों जो प्रोटीन्स हैं वो वजूद में आ सकती हैं, हज़ारों किस्म की प्रोटीन्स, साइंस हमें ये बताती है। उन 20 केमिकल्स से हज़ारों प्रोटीन का जो वजूद में आना है, उसमें अब आपने एक प्रोटीन नहीं बनानी, हज़ारों प्रोटीनें आपने बनानी है, और इस तरह बनानी है कि वो प्रोटीनें काम आ सकें। मसलन मैं उसकी मिसाल दूं, अगर आप ईंट बनाते हुए आप मट्टी में रोड़ियां बहुत ज़्यादा डाल दें, या मट्टी जो है वो एक ख़ास किस्म की ना हो, रेतली मट्टी हो, तो ईंट नहीं बनेगी। यानी आप उसको एक शक्ल तो दे देंगे पानी में मिला के, उसको आप शायद पका भी लें, लेकिन उसमें वो ईंट जैसी मजबूती या वो ईंट नहीं बनेगी, वो मकान उससे नहीं बन सकता, बनेगा तो ढह जाएगा, कुछ का यानी उसका कोई जवाब नहीं बनता। इसी तरह अगर आप जो ये 20 केमिकल्स हैं, इनकी मकदार आप ख़राब कर दें, ऊपर नीचे कर दें और गलत कॉम्बिनेशन कर दें, प्रोटीन तो बन जाएगी, लेकिन वो प्रोटीन किसी भी हिस्से का किसी भी सेल का हिस्सा नहीं बनेगी, और अगर सेल का हिस्सा नहीं बनेगा तो सेल नहीं बनेगा, और अगर सेल नहीं बनेगा तो वो 37 खरब सेल कैसे बनेंगे कि जो एक इंसान बनाते हैं। और मैं अभी सिर्फ इंसान की बात कर रहा हूँ, यानी कितने जानदार दुनिया में मौजूद हैं। जाहिर बात है उनकी अगर सिस्टम डिफरेंट है, उनकी प्रोटीन्स भी काफ़ी हद तक डिफरेंट है। तो मैं अभी आपको सिर्फ एक प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, और साइंस हमें ये बताती है कि एक प्रोटीन का खुद बन जाना, साइंस ने तजर्बा किया है ना, क्योंकि जब साइंस से पूछा जाता है कि भाई ये जो पहला जानदार था कैसे बना, तो साइंस बड़े आराम से बगैर माथे पे बल डाले, बड़े सुकून से हाथ यूं करके ना ऐसे करके वो हमें यूं बताती है कि अपने आप हो गया, इत्तफाक करो। फिर कुछ साइंसदानों ने उस इत्तफाक का जायज़ा लिया कि पूरा जानवर तो एक तरफ और पूरा सेल तो एक तरफ, पहले ये देखा जाए कि क्या एक प्रोटीन भी खुद बन सकती है। तो साइंस ने हमें उसका जवाब ये दिया कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। उसके लिए जो साइंस ने जो हमें फिगर्स दी है, आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे सुन के। साइंस कहती है कि अगर 100 खरब 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 चांस हों, यानी इतनी बड़ी ये रकम बनती है कि आप इसको अगर लिखना चाहें अपने कागज़ पे, एक लिख के उसके आगे 74 आप ज़ीरो लगाएं, तो वो जो रकम बनेगी, मैंने उस रकम को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे उसको पढ़ने में दुश्वारी क्या हुई, वो तो पढ़ी जाती नहीं है, उसका लफ्ज़ तो मौजूद है उसमें, लेकिन उसको बयान करने का फ़ायदा नहीं है। तो एक लिख के उसके आगे आप 74 दफ़ा ज़ीरो लिखें, तो अगर उतनी दफ़ा ट्राई किया जाए तो एक चांस मौजूद है कि शायद कोई प्रोटीन खुद ब खुद बन जाएगी। एक प्रोटीन, सेल की बात नहीं कर रहा, एक प्रोटीन की बात कर रहा हूं मैं। डीएनए में थोड़ी तफसील से बात इसलिए कर रहा हूं कि ये बुनियाद है किसी भी चीज के लिए। तो पहले ये देखा जाए कि ये बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो साइंस हमें कहती है कि एक प्रोटीन का बनना भी ये नामुमकिनात में से, क्योंकि अगर मुमकिनात में से होता तो साइंस आज बेशुमार तजर्बे करके, माहौल पैदा करके, जैसे डार्विन ने इस ख्याल का इजहार किया कि शायद किसी घड़े में मखसूस दर्जा हरारत के दौरान ये केमिकल्स, अमीनो एसिड मिले हों और उससे एकदम इत्तफाक हुआ और हयात वजूद में आ गई हो। तो साइंस ने तो बहुत ट्राई की है, और पता नहीं कितने 100 सालों से ट्राई करती आ रही है, 100 साल तो हो गए हैं कम से कम इसको ट्राई करते हुए, तो अभी तक एक भी प्रोटीन वो पैदा नहीं कर पाई। तो आप अगर एक प्रोटीन नहीं पैदा कर सकते, आप ज़रा इस बात का जायज़ा लीजिए कि अगर एक प्रोटीन आप पैदा नहीं कर सकते तो आप दर्जनों प्रोटीनें कैसे पैदा करेंगे इत्तफाकन, जिससे एक सेल बने, और फिर एक सेल से आप दर्जनों सेल कैसे पैदा करेंगे, और सब इत्तफाक की बेस पे हो रहा है। ये मुमकिन नहीं, साइंस हमें ये बताती है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, जो इससे भी बड़ा मसला है, और जो मैं कहता हूं शायद इस
थ्योरी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देने के लिए, यानी उसके ताबूत में आखिरी कील गाड़ देने के मुतरादिफ है। वो ये है कि जो डीएनए है उसमें ये तफसील तो मौजूद है कि उसको सेल बनाने के लिए कौन कौन सी प्रोटीनें दरकार हैं और प्रोटीनें बनाने के लिए कौन कौन से अमीनो एसिड किस मिकदार में दरकार है, ये तो उसमें तफसील है। ये तफसील मौजूद नहीं है कि इस सेल को बनने के बाद आखिर में शक्ल क्या इख्तियार करनी है। मसलन मैं उसकी अगर आपको मिसाल दूं मकान के सिलसिले में, अगर आप कोई इंसान ये बात मान भी ले, अब देखिए मकान में बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ईंटें चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको रेत चाहिए, आपको बजरी चाहिए, आपको प्लास्टिक के पाइप चाहिए, आपको लोहे के पाइप चाहिए, आपको ये क्या कहते हैं कॉपर, तांबे की बनी हुई तारें चाहिए आपको, और बेशुमार प्लास्टिक चाहिए, शीशा चाहिए, लोहा चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए। अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए, एक सेकंड के लिए हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये चीज़ें अपने आप बन गई, अपने आप बन के आ गई, पड़ी हुई, ईंटें भी आ गई, रेत भी आ गई, सीमेंट भी आ गया, अपने आप आ गई, बन के आ गई। साइंस हमें ये बताती है कि ये डीएनए हमें सिर्फ ये बताता है कि मकान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या सामान चाहिए। डीएनए में ये हुक्म मौजूद नहीं है कि अब ये सारा सामान आ गया है, इसका बनना क्या है, इसका एक ताजमहल बनाना है या एक घर बनाना है या एक झोंपड़ी बनानी है। ये डीएनए में मौजूद नहीं है। मैं अगर उसकी आपको एक और वाज़ेह मिसाल दूं, इंसान का जो डीएनए है वो एक जो फ्रूट फ्लाई, वो मक्खी जो फल पे बैठती है जिसको हम फल मक्खी कहते हैं, 75% हमारा डीएनए उस मक्खी से मिलता है। तो अब क्या हम 75% मक्खी हैं, या जो एक मक्खी है क्या वो 75% इंसान है? नहीं, साइंस हमें बताती है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें और हमारे में। उसका दिमाग, उसकी टांगें, उसके मतलब कोई भी आम इंसान देख के फ़र्क महसूस कर सकता है। तो सवाल साइंस के सामने मैं ये रख रहा हूँ कि जब डीएनए 75% सेम है, जो प्रोटीनें हमारे अंदर हैं वही उसके अंदर है 75%, ये हुक्म कहाँ से उसको मिलता है उसके डीएनए को और हमारे डीएनए को कि वो मक्खी बन जाती है और हम इंसान बन जाते हैं, जबकि मटेरियल सेम है, 75% मटेरियल सेम है, लेकिन फ़र्क देखिए कितना ज़्यादा है। तो साइंस यहाँ आके बिल्कुल लाजवाब हो जाती है, क्योंकि डीएनए में वो ऑर्डर, यानी इसको एक और मिसाल अगर मैं दूं, कंप्यूटर पे आपने कोई चीज़ डाउनलोड कर लिया, प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं ना, कोई नया आपने कोई ऐप डाउनलोड की, कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर लिया। अब उसमें जब तक एक एग्जीक्यूटिव या एग्जा, एक उसको कहते हैं जो कंप्यूटर के बारे में समझते हैं, एग्जा एक फाइल होती है, अगर वो नहीं होगी तो आप वो प्रोग्राम रन नहीं कर सकते, आप उस ऐप को रन नहीं कर सकते। उस एग्जा फाइल का होना बहुत लाजमी है। यही मैं कह रहा हूं, ये जो डीएनए है इसमें बाकी तो तमाम तफसील मौजूद है, एग्जा फाइल मौजूद नहीं है इसमें, जो साइंस मानती है। और साइंस बिल्कुल इसका इकरार करती है कि ये हमारे लिए हैरानकुन बात है कि अगर सब कुछ अपने आप हो भी जाए, यानी जिस प्रोटीन के बारे में भी मैंने आपसे कहा कि उस नंबर को मैं बता नहीं सकता वो नंबर क्या है, उस हद तक वो नामुमकिन है एक प्रोटीन का बन जाना। लेकिन मान लिया कि प्रोटीन बन गई, सेल भी बन गया, हर चीज़ आ गई, अब उसका बनना क्या है? इंसान बनना है, जानवर बनना है, मक्खी बनना है, मच्छर बनना है, शेर, हाथी, क्या बनना उसका? वो डीएनए में मौजूद नहीं है। ये जो ऑर्डर है ये कहाँ से आता है? उसके बारे में हमें साइंस ही बताती है कि ये आईडी है। क्या है आईडी? आईडी किसे कहते हैं साइंस की जुबान में? आईडी है इंटेलिजेंस डिजाइन, या एक बहुत सोचा समझा हुआ मंसूबा। यानी साइंस अब ये मानती है, ना चाहते हुए भी, बड़ा साइंसदान जो है इसका तकलीफ से जिक्र करते हैं और बड़ी एंड में जाके कि हाँ ये आईडी है, इंटेलिजेंस डिज़ाइन है। जाहिर बात है अगर डिज़ाइन है तो सवाल फिर साइंस से ये होना चाहिए भाई इसका डिज़ाइनर कौन है। तो अभी साइंस इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो अभी उसकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन
हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जा ठीक समत में रही। तो मेरा सवाल फिर साइंस से यही बनता है कि अगर एक प्रोटीन का भी बनना नामुमकिनात में से है, तो इतनी और दर्जनों प्रोटीनें मिलकर एक सेल बनाती हैं, तो ये काम इत्तफाकन एक दफ़ा तो चले मान लिया हो जाता है, जो आपकी साइंस कहती है कि एक दफ़ा भी नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर ये जो 37 खरब सेल मौजूद हैं सिर्फ एक इंसान के अंदर, बाकी जितने जानवर हैं आप खुद ही उसका अंदाज़ा लगाइए कितने सेल होंगे, तो उनमें जितनी भी खरबों और पता नहीं क्या क्या प्रोटीनें मौजूद हैं वो कैसे बन जाती हैं अपने आप, और फिर बनती चली जाती हैं। यानी कि एक दफ़ा हुआ, जाहिर है एक इंसान है, आज से तो इंसान नहीं है ज़मीन पे, एक इंसान का बच्चा भी तो पैदा होगा ना। तो साइंस तो हमें ये पहले ये बताती है ना, डीएनए है, तो डीएनए अगर इंसान का मौजूद है तो दूसरा इंसान आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डीएनए में ये फैसला तो नहीं हो रहा कि इसका बनना क्या है, तो ये फैसला कहाँ से आता है, ये फैसला कौन करता है? तो ये जो कील है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये इतनी अहम है कि ये ताबूत उनका ताबूत है इस थ्योरी का, उसमें ठोंक देने का आखिरी कील के तौर पर काफ़ी है। इसलिए कि इसके बाद फिर साइंस के पास भागने का कोई जवाब पर रह नहीं जाता। लेकिन इसके बाद एक जो आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ साइंस से, वो ये है, अगर आपकी सारी बातें मान ली जाए कि ठीक है एक जानदार था, उससे इतने जानदार बने, तो क्वेश्चन ये है कि वो जो दरमियानी अरसे के जानदार थे, यानी आधा बंदर आधा इंसान, जाहिर है एक बंदर तो नहीं है दुनिया में, कितने लाखों हज़ारों और करोड़ों और अरबों बंदर हैं, इंसान भी अरबों के हिसाब से हैं। तो जब ये तब्दील हुए होंगे सिर्फ एक इंसान और बंदर की मिसाल में, बाकी कितने जानवर हैं वो भी तो ज़ाहिर है तब्दील हुए होंगे, तो वो जो उनकी दरमियानी शक्ल के जो ढांचे हैं वो कहाँ गए? क्योंकि आज अगर हमें कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के ज़माने के जो जानवर हैं मिल रहे हैं, तो जाहिर बात है ये जो बाकी जो जानवर जो आप कहते हैं कि ये तब्दील हुए एक जानवर से दूसरे जानवर में, वो फिर जो बाकी तमाम अरसा है उसमें उनके ढांचे भी तो होने चाहिए, वो कहाँ है? क्या ये हैरत की बात नहीं है? और आपके लिए ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि आप आज तक एक भी ढांचा पैदा छोड़ के आप सामने नहीं ला सके? एक ढांचा जिसके बारे में बहुत शोर मचाया जाता है, और बहुत शोर मचाया जाता है, वो अफ्रीका में कहीं दरियाफ्त हुआ था एक बंदरिया का, जिसको कि अब लूसी का नाम दिया गया है, और उस पर साइंस बड़ा शोर मचाती है। लेकिन साइंस ये भूल जाती है कि जाहिर बात है अल्लाह ताला ने या इंसानों में जो है वो हर तरह के इंसान मौजूद हैं, तो कुछ साइंसदान तो उस पर हरफ आखिर कहते हैं कि देखें ये हमें ढांचा मिल गया, क्योंकि उसकी वाकई उसकी जो उंगली की हड्डियां हैं कुछ वो इंसान से, यानी ये कहा जा सकता है इंसान जैसी हैं। तो उस बुनियाद पे ये कहा गया कि देखें ये आदि बंदरिया है और इसका हाथ इंसानों जैसा है। लेकिन बहुत सारे दूसरे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसकी हड्डियों को उलट पुलट करके देखा है, और उसके उलट पुलट करने से वो ना सिर्फ ये कि बंदर नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता है। यानी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो बंदर है भी कि नहीं, और उसकी हड्डियां इस हद तक वो हैं, वो भुरभुरी हुई हुई हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता कि उनकी हड्डियों को किस तरतीब से रखा जाए तो वो ठीक है, उनकी अगर तरतीब बदल दी जाए तो जानवर तब्दील हो जाता है। लेकिन क्या ये मैं कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं लगता, इतने जानवरों में म्यूटेशंस अरबों खरबों के हिसाब से हुई है, तो क्या आप सिर्फ एक उंगली की बुनियाद पे ये फैसला कर देंगे कि ये हमारी थ्योरी ठीक है? आपको तो अंबार लगा देने चाहिए ढांचों के कि देखिए ये ढांचा मिला है, वो मिला है, ये मिला है, वो मिला है। एक भी ढांचा नहीं मिल रहा, और जो मिला है वो भी इस कदर उसमें इख्तलाफ है कि साइंस की अपनी ही दुनिया उस पर इत्तफाक करने को तैयार नहीं। तो मेरा आखिरी सवाल ये था कि वो जो मिसिंग लिंक जिसे आप कहते हैं, यानी वो लिंक जो दो स्पीशीज़ के दरमियान जो है वो पाया जाता है, उसका जो दरमियानी अरसा है, यानी फ़र्ज़ करें इंसान और बंदर का जो दरमियानी अरसा है उसका जो ढांचा है, उसको साइंस मिसिंग लिंक कहती है। वो कहाँ है, और वो अभी तक क्यों दरियाफ्त नहीं हुआ, क्यों नहीं मिला आपको? यानी आपको एक ढांचा मिलता है और वो अरबों साल पुराना है, लेकिन वो अगर
शेर का ढांचा है तो वो शेर ही है, वो आ, आधा शेर आधा गीदड़ नहीं है। ये क्यों है? आपको ये जो मिसिंग लिंक है ये क्यों नहीं मिल रहा? ये मेरा आखिरी सवाल था इस मसले पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरे सवालात हैं, चूँकि मैंने साइंस ही के दायरे में रह के सब किए हैं, इनको इसी तरह देखा भी जाएगा और समझा भी जाएगा। और यकीनन कोई अहले नज़र कोई भी साहब हो सकते हैं, वो मेरे सवालात सुन के तो ज़रूर हम मुझ जैसे जो तालिब इल्म हैं उन पे कर्म नवाजी करेंगे, और जो मेरे जितने भी सवालात पेश किए हैं उनके बारे में हमें ज़रूर कोई माकूल जवाब देंगे। और देखिए, माकूल जवाब का जब मैं जिक्र करता हूँ तो माकूल जवाब साइंस के असूलों के मुताबिक, मुशाहिदा और तजर्बा, उसमें फिर फ़लसफ़ा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई तावील नहीं होनी चाहिए। जैसे मसलन कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन है, उसकी बड़ी पस्त दर्जे में जाकर ये तावीलें पेश की जा रही हैं कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले जानवर एकदम इसलिए नहीं आए कि उनके पास खाना नहीं था, दुनिया में खाना मौजूद नहीं था। तो जब बर्फ़ पिघली और ग्लेशियर्स पानी बने, तो ग्लेशियर्स में जितनी मादनियात थी, जितनी नमकियात थी, वो खाने के तौर पर दस्तयाब होंगी, तो उसके बाद जानवर एकदम सामने आए। मतलब ये कोई भी शख्स खुद सोच सकता है कि किस कदर पस्त ये एक तावील है जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। क्योंकि साइंस जब खुद किसी अपने मुखालिफ से सवाल करती है तो वो कहती है कि नहीं, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, हम सूंघ नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, हम बात नहीं कर सकते, हम उसको फील नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते उसको, हम उसको कैसे मान लें? तो फिर ये जो इतना बड़ा नज़रिया पेश किया जाता है, उसके बारे में बग़ैर सबूत के, बग़ैर कोई हतमी किसी मुशाहिदे के, इतनी बड़ी बात आप कैसे ठोंस सकते हैं पूरी इंसानियत पे? इसका आपको जवाब देना चाहिए, और जवाब तावील में नहीं होना चाहिए, जवाब जो है वो फ़लसफ़े में नहीं होना चाहिए, जवाब साइंसी के असूलों के मुताबिक होना चाहिए कि आप हमें ये करके दिखा दें कि देखिए यूँ हुआ है। तो तब तक जो है हमें बात नहीं करनी चाहिए जब तक हमारे पास कोई वाज़ेह सबूत साइंसी के असूलों के मुताबिक मौजूद ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी साहब अहले नज़र मेरे इन सवालात को ज़रूर टैकल करेंगे और हमें कोई ऐसा सबूत या ऐसा कोई जवाब मुहैया करेंगे जिससे मुझ जैसे जो तालिब इल्म है, बेशुमार तालिब इल्म, वो मुतमईन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।